एफ नॉट इंटू ए बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया। ये दो प्लेट्स हैं, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका क्या है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कम से कम रखी जाए, ठीक है। डी कम हो या फिर एरिया ज्यादा हो, तभी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब कैपेसिटेंस और कैसे बढ़ाया जाता है, ये क्या है? ये परमिटिविटी, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी है। और कुछ डाल दोगे तो और किसी चीज की परमिटिविटी बन जाएगी। तो अगर मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है, तो इसके अंदर अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो, एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसका? के है। तो एक चीज तो मैं बताओ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई F0 Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला होता था। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर मैं वाटर में लेकर चला जाऊं, तो यहाँ पे के चीज आ जाती थी ना, हाँ है ना। इसका मतलब ओवरऑल जो फोर्स था वो क्या हो गया, 1/k टाइम्स हो गया होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाती होगी, पहले ई नॉट फील्ड थी, तब फील्ड क्या रह गई होगी, ई रह गई होगी, हाँ है ना। क्या लॉजिक समझ में आया नहीं है? क्या ये बात समझ में आया? तो F0 R को ही के बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही चीज होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पक्का? अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई गई है, तब ध्यान से देखो होता क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो क्या होता है। एक डाइलेक्ट्रिक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इसकी थिकनेस t है। अब सुनो, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज डेंसिटी है और इस पे माइनस चार्ज डेंसिटी, और उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक डाली है, तो ये प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा हो गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें, नहीं है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट का ए, तो होगा क्या, इसके अंदर है ना जो डाइपोल होंगे ना वो ऐसे रेंज होंगे, जैसे ये प्लस और माइनस चार्ज पहले यूं ही थे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो प्लस कुछ आगे चला जाएगा, माइनस कुछ ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना। डाइपोल ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना। डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा ना मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ये तो इंसुलेटर है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो होंगे नहीं। तो होगा क्या, अगर मैं ऐसे बना दूं, ध्यान से समझना एक बार में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा होगा। होगा क्या, अगर इसमें आप यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर ड्रिफ्ट हो जाएंगे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएगा
ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इधर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएंगे। तो ओवरऑल ये तो पूरा का पूरा बीच वाला न्यूट्रल रहा, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज कोई डेंसिटी आ जाएगी और इसके ऊपर कुछ प्लस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके अंदर इस जगह पे कुछ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी और इधर कुछ प्लस आ जाएगी। बीच में अभी भी न्यूट्रल ही है। अब ध्यान से समझना क्या होता है। इस ब्लू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होती है वैक्यूम में, इस रेड के कारण कुछ ई इंड्यूस्ड इधर हो गई होगी और इधर ई नॉट है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड होगी। आया ना भाई? इंड्यूस चार्ज के कारण इधर फील्ड है, बाहर वाले चार्जेस के कारण इधर फील्ड है, तो नेट फील्ड यही तो होगी ना। इस फील्ड में से इस फील्ड को माइनस कर दो तो इसके अंदर जो नेट फील्ड होगी वो आ जाएगी आपके पास। और किसी भी मीडियम में नेट फील्ड क्या हो जाती है? वैक्यूम फील्ड को डिवाइड कर दो किससे, तो नेट फील्ड किसके बराबर होती है? ई नॉट बाई की, तो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो ई इंड्यूस्ड किसके बराबर आ गया? हाँ है ना? तो ई इंड्यूस्ड किसके बराबर आ गया? तो इंड्यूस्ड फील्ड समझ में आ गई तुम्हें कितनी होती है? इंड्यूस्ड फील्ड समझ में आ गई तुम्हें कितनी होती है? हाँ है ना? अब लॉजिक समझ में आ गया कि किसी भी मीडियम में फील्ड कम क्यों हो जाती है। लॉजिक समझ में आ गया ना कि फील्ड कम क्यों हो जाती है? क्योंकि चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, उन चार्ज इंड्यूस होने के कारण। ई वाला कैसे है? मतलब ये ई इंड्यूस्ड है, बाहर वाला सिग्मा चार्ज डेंसिटी, तो ई नॉट। अब मैं बता देता हूँ ई नॉट किसके बराबर होगा? सिग्मा अपॉन एच नॉट, ये सिग्मा चार्ज, ये सिग्मा चार्ज डेंसिटी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये जो पहला फॉर्मूला लिखा था ना आपने, ई इक्वल्स टू ई नॉट बाय के, सर ये दोबारा बता दो। बेटा, एक बार बता, किसी दो चार्जेस को पानी में डाल देता है तो क्या हो जाता है? नीचे ई नॉट के साथ में ई आर आता है, जिसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यस सर। तो बस, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है तो ये पहले वाली फोर्स एफ है, तो फोर्स क्या हो जाती है? एफ बाई के टाइम्स, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई होगी? पानी आने के कारण। तो अगर वैक्यूम में फील्ड ई नॉट है तो पानी में फील्ड कितनी हो जाएगी? वो ई नॉट बाई के। ओके सर। अब समझ में आ गई बात? अब सुनो, यहां से समझ में आ गया। ई इंड्यूस किसके बराबर आएगा? ई इंड्यूस किसके बराबर आएगा? ई इंड्यूस आएगा सिग्मा आई अपॉन एच नॉट। हाँ है ना? यही होना चाहिए ना भाई। इसका इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा आई है ना, इसकी प्लस सिग्मा आई है। लॉजिक आ गया समझे? तो अब देखो, अगर मैं इन चीजों को यहाँ पुट कर देता हूँ तो देखो क्या आएगा? सिग्मा आई अपॉन एच नॉट, सिग्मा अपॉन एच नॉट, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ दोनों चीजों को। 1 - 1/k, एच नॉट से एच नॉट गायब हो गया, तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी आ गई आपके पास। इंड्यूस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है?
क्यू इंड्यूस चार्ज जितना हुआ डिवाइडेड बाय एरिया, एक प्लेट पे जो चार्ज है डिवाइड बाय एरिया, 1 माइनस 1 बाई की। तो इसकी इस सरफेस से जो भी चार्ज इंड्यूस हो उसी क्यू आई हो गया इंड्यूस चार्ज। तो क्यू आई किसके बराबर आ गया? क्यू 1 माइनस 1 बाई की। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? अभी मैंने कैपेसिटेंस निकाला, मैंने सिर्फ ये बताया कि डाइलेक्ट्रिक डालने से हो क्या जाता है इसके अंदर, सिर्फ ये चीज बताई है मैंने। तो ऐसे मान लो सीधा, अगर वैक्यूम में फील्ड ई नॉट थी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इसके अंदर नेट फील्ड कितनी होगी इधर? बताओ क्या होगी? ई नॉट बाई केवल। वैक्यूम फील्ड ई नॉट है, ये K2 है, तो इसके अंदर फील्ड कितनी होगी? ई नॉट बाई K2। वैक्यूम में फील्ड K इंटू ई नॉट है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसके अंदर फील्ड कितनी होगी? वैक्यूम फील्ड कितनी है? K टाइम्स ई नॉट, वैल्यू तो है, तो इसके अंदर फील्ड कितनी होगी? ई नॉट होगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो लिख लो। समझ में आ गया तो बच्चों लिख लो इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? लिख लिया तो नेक्स्ट पेज? ठीक है, लिखो लिखो। ठीक है, आगे कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज। अब देखो, तुम्हें एक चीज पता चल गया कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला यही था ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच का, क्यू चार्ज किसी भी एक प्लेट का मैग्नीट्यूड, क्योंकि नेट चार्ज तो कैपेसिटर पे जीरो ही होता है। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई? याद आ गया? अब देखो, ये कैपेसिटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इसमें एक प्लेट है, जिसकी थिकनेस t है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। इसका कैपेसिटेंस निकालना है, प्लेट का एरिया a है। तो एक चीज सोचो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती, तो यहाँ माइनस सिग्मा होती,
हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे जो फील्ड होती है उसको मैं ई नॉट बोल दूं। ई नॉट किसके बराबर आती है? सिग्मा अपॉन एफ नॉट। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात? किसी को भी प्रॉब्लम इस बात में? अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ई नॉट बाई के। अब बताओ इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? तो देखो ई नॉट फील्ड यहां से यहां चलती और यहां से यहां चलती, तो सिर्फ रेड वाली फील्ड, रेड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? यहां से यहां और यहां से यहां। ये डिस्टेंस कितनी है? ये प्लस ये डिस्टेंस कितनी है? डी माइनस टी है। तो रेड वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ई नॉट डी माइनस टी रीजन में आया ना। और इस ब्लू के कारण कितनी दूरी चल रही हो तुम? टी। तो प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। मेरे हिसाब से ये दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसमें से ई नॉट कॉमन बाहर आ गया। आपके पास क्या आ गया? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? ई नॉट किसके बराबर है? लिखवाया मैंने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सही बात है। तो अब इसका कैपेसिटेंस निकाल देते हैं जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाली है। चार्ज कितना है एक प्लेट पे? सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सिग्मा अपॉन एच नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। मेरे हिसाब से सिग्मा सिग्मा गायब हो जाएगा। सी किसके बराबर आ जाएगा? एफ नॉट इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई की। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? डाइलेक्ट्रिक के साथ कैपेसिटेंस चेंज हो गया। हाँ या ना? अब मेरे को ये बात बताओ, यही जो कैपेसिटर है अगर ये पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल हो जाता, ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक से फिल हो जाता के से। तो डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच की डी और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। अरे इन्फिनिटी नहीं होता है यार। अब तुम एक चीज देखो, इस केस में टी किसके बराबर हो गया? डी के बराबर हो गया। टी किसके बराबर हो गया? डी के बराबर ही हो गया। तो ये और ये कैंसिल और ये डी हो जाता और के ऊपर चला जाता। लिख के दिखा रहा हूं मैं सॉल्व करके। डी माइनस टी भी डी के बराबर ही हो गया प्लस डी बाई के, यही तो लिखोगे। ये और ये गायब हो गया, के ऊपर चला जाएगा। तो किसके बराबर हो गया? एफ नॉट इंटू ए के टाइम्स डी। क्या ये बात समझ में आ गई?
बिल्कुल हर केस में सी इंक्रीज हो रहा है कैपेसिटर्स में, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं। क्योंकि अब देखो इसके कारण पोटेंशियल तो कम हो ही गया, प्लस इसके कारण पोटेंशियल और कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस और कम हो जाएगा ना। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस था वो पहले से के टाइम्स बढ़ गया, हाँ है ना। नया कैपेसिटेंस जो होगा, क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा फिल कर दोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा। अब बताता हूँ कि एग्जैक्टली कैपेसिटर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। लॉजिक बताता हूँ तुम्हें, तो लॉजिक सुनो क्या होता है। वो एक्चुअली मोक्ष किताब के अंदर तूने पढ़ लिया कि बीच में अगर कंडक्टर डाल दोगे तो क्या होगा, तो जो भी चार्ज दोगे वो इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी इनफिनाइट हो गई, बात समझ में ये नहीं। अब देखो, अब मैं बनाने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, कैपेसिटर कैसे बनाते हैं। एक प्लेट ली, ऐसे ले लो, एक प्लेट ली, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, हाँ है ना, डाइलेक्ट्रिक की एक फिल्म लगा दी, और उसके ऊपर इसको यो रख दिया। फायदा क्या हुआ इससे, आपका फॉर्मूला क्या था? देखो डी एकदम कम कर दिया क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगा दिया बीच में, हाँ या ना। तो अब ये दोनों कांटेक्ट में तो है नहीं, कांटेक्ट में तो इसको चार्ज देते तो सीधा उसके पास चला जाता, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो डी बहुत कम हो गया, और डाइलेक्ट्रिक और डाल दी तो के भी बढ़ गया और डी कम से कम हो गया, और के डाल दिया तो कैपेसिटेंस एकदम से खूब ज्यादा इंक्रीज हो गया या नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, आगे तरीका बता रहा हूँ क्या करते हैं। यो लेंगे इसको, और फिर इसका यूं रोल बना देंगे, ऐसे रोल बना देंगे। बन गया रोल। दो प्लेट्स हैं, आपस में इंसुलेटेड है, बीच में के डाइलेक्ट्रिक आ गया, ये मेटल फॉइल की तरह यूज करते हैं। और फिर आपका जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है ना, उसके अंदर इस चीज को करके यूं डाल देते हैं उसके अंदर, आई बात समझ में? और इसके दो टर्मिनल निकाल देते हैं, इस कारण उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा होता है, वो डी से। बात समझ में आई या नहीं? क्या लॉजिक समझ में आ गया? कितना स्मार्टली काम किया है ना। कुछ नहीं किया यार, जो आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिखाई देता है ना, बस दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दी, और डाइलेक्ट्रिक डाल के बस इसको यो रोल कर दिया, दोनों प्लेट्स को मेटल फॉइल मान लो चाहिए, और इसको एक सिलेंड्रिकल केस के अंदर, प्लास्टिक के सिलेंड्रिकल केस के अंदर डाल दिया। आपको लगता है कि वो कौन सा कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल नहीं हो, पैरेलल प्लेट ही होता है, वो प्लेट्स ऐसे घुमा के उसके अंदर डाली हुई होती है ऐसे। क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? बताओ कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत, ऐसी कोई भी बात जो नहीं समझ में आई? ऐसे उस केसिंग के अंदर डालने के लिए। अब देखो, कैसी भी केसिंग बना दो कैपेसिटर की, कोई जरूरी थोड़ी है। अब देखो, प्लास्टिक का होता है ताकि चार्ज लीक ना करे, इंसुलेटरी होना चाहिए, वरना बाहर वाली प्लेट का चार्ज आपके हाथ में आ जाना है। अब सुनो, अब आप मेरे को ये बताओ, दो प्लेट्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, और
जो दो डाइलेक्ट्रिक डाली है इसमें, थिकनेस T1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, थिकनेस T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। ये बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? प्लेट का एरिया ए है, इसका कैपेसिटेंस बताओ क्या होगा? करो, सॉल्व करो। देखो इसका फॉर्मूला होगा समझ में आ गया सबको? अब ऐसे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अपने आप बन जाएगा। ये बताओ सबको समझ में आ गया ये? कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। आर्यन बख्शी बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। सर इसमें लेंथ में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी, क्या लेनी है। यहाँ पे ई नॉट फील्ड होगी, यहाँ ई नॉट होगी, यहाँ ई नॉट होगी, यहाँ फील्ड होगी ई नॉट बाई K1, और कोई कलर देखने दे, मार्कर चल मिल गया। यहाँ फील्ड होगी ई नॉट बाई K2। समझ में आ गई बात? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितनी होगी? D माइनस T1 माइनस T2 होगी। यस सर। तो बस आ गया, E नॉट इंटू D माइनस T1 माइनस T2। ये कितनी डिस्टेंस होगी? इसके कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? E नॉट बाई K1 इंटू T1। इसके कारण क्या होगा? E नॉट बाई K2 इंटू T2। सबका सम कर दे, बस सेम ही तरीका है, फिर बन गया। बता, कोई डाउट है? क्लियर है। ओके। अभी अलग अलग तरीके से मैं डाइलेक्ट्रिक डालना सिखाऊंगा, लेकिन अभी अभी बस मैंने बेसिक बताया तुम्हें कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डाल तो कैसे हो सकता है। ऐसे भी दो डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हैं। ये K1 है और ये K2 है। पर ये थोड़ी देर बाद में करवाऊंगा। एक बार पैरेलल कैपेसिटर और सीरीज और पैरेलल पढ़ाऊंगा, तब करवाऊंगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई तुम्हें? डाइलेक्ट्रिक का बेसिक आइडिया हो गया। बस बेसिक आइडिया ही होना चाहिए। ये देखने में ऐसे लग रहा है ये बहुत टिपिकल चैप्टर है ना? बहुत टिपिकल है ये चैप्टर। अब देखो, हेडिंग लिखो, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर।
एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये पढ़ते हैं। ये लो पिछला पेज, जागरण हो गया। अब देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये मान लो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, स्फेरिकल पैरेलल कुछ भी हो, बस सिंबल मान लो C है। ये बताओ जब तुम इसको Q चार्ज इसको दे चुके होंगे तो उस टाइम पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज तो होगा। मान लो किसी टाइम पे इस पे Q चार्ज है, स्मॉल Q चार्ज है, तो इसका कैपेसिटेंस, इसका पोटेंशियल क्या होगा? ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने? ये तो पढ़ाई है, हाँ या ना? जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वही सब कुछ आएगा, आप डेफिनेशन रट लो, बाकी जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ रहा। आपको बस डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए, बोर्ड में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो C इज इक्वल टू Q बाई V आ गया, तब तो बहुत ही बढ़िया है। MCQs हो गए तब तो बहुत ही बढ़िया है, तब तो फायदा ही है तुम्हें। अब देखो, अब एक बार इस पे ध्यान दे लो जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो अब देखो, तो पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? Q बाई C। मेरा टारगेट है कि इस पे मेरे को कैपिटल Q चार्ज लेके आना है, तो शुरुआत में कोई चार्ज नहीं होगा, किसी टाइम पे Q चार्ज होगा और मैं धीरे धीरे चार्ज लेकर आऊँ इस पे dq करके, dq करके चार्ज लाया तो किसी टाइम पे इस पे Q हो गया। तब जब मैं dq चार्ज लेकर आऊंगा, जब इस पे ऑलरेडी Q चार्ज है, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा? क्या बात समझ में आई है? नहीं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ ना, पोटेंशियल इसका V, इन्फिनिटी का 0, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया V, dq चार्ज को लेकर है तो इतना वर्क करना पड़ेगा मेरे। ऐसे अगर मैं थोड़ा थोड़ा वर्क करता जाऊं, तो जब जीरो चार्ज था तो जीरो वर्क था, जब कैपिटल Q चार्ज हो गया तो W वर्क हो गया होगा। तो W इंटीग्रेशन 0 से लेके Q dq, और V की जगह क्या लिखोगे तुम? Q बाई C कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। Q का इंटीग्रेशन क्या होता है? Q स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया? हाफ Q स्क्वायर बाई C। हाँ है ना? कैपिटल Q लिखा था यहाँ पे, तो वर्क डन किसके बराबर आ गया? हाफ Q स्क्वायर बाई C। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब तुम्हें पता है कि Q किसके बराबर होता है? CV के बराबर होता है। अब जो वर्क किया वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके पास ये है। अब Q को क्या लिख सकते हो तुम? ये देखो Q को क्या लिख सकते हो? CV का स्क्वायर, एक C से एक C गायब हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा। हाँ है ना? बात समझ में आई नहीं?
या फिर देखो Q बाई सी को क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। इसको V लिख सकते हो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और क्या गया, हाफ QV। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूले आ गए आपके पास। हाफ Q स्क्वायर बाई सी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV। भाई जितना ज्यादा चार्ज लेकर आओगे उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी उसके अंदर। क्या ये समझ में आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, समझ में आ गया। ये डिराइव करने के लिए पूछा जाता है, लिख लो इसको। ठीक है, अब हम पढ़ते थोड़ा सा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर की, कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। एक चीज सोचो, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस आर है, और इसके साथ में एक बैटरी लगा रहा हूं मैं। ध्यान से समझना इस बात को। इस बैटरी का ईएमएफ है मान लो ई नॉट, दैट इज मान लो 100 वोल्ट। ठीक है, जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा क्या होगा, जैसे स्विच को क्लोज करूंगा क्या होना चाहिए, स्विच जब ओपन था तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये बताओ मेरे को पहले। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, 0, क्योंकि करंट ही नहीं था। स्विच को जैसे ही क्लोज करूंगा, स्विच को जैसे ही क्लोज करूंगा, यहां पे कोई चार्ज नहीं था, नेगेटिव टर्मिनल, ये यहां से क्या करेगा, देखो प्रोटॉन्स तो चलते नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स को चलाते हैं। ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकालेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इधर इस डायरेक्शन में लेकर आएगा, आया ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। फिर और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो यहाँ पे और पॉजिटिव, यहाँ पे और नेगेटिव। फिर और इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी, और पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट आई है, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन होती है, हाँ है ना। ये करंट कब तक चलता रहेगा इस सर्किट के थ्रू, यही करंट कब तक चलता रहेगा, जब तक ये करंट 0 नहीं हो जाए। भाई अगर मान लो अगर ये करंट चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत लार्ज हो जाएगा, हाँ है ना। बैटरी कब तक चला सकती है, बैटरी तब तक चला सकती है जब तक, अभी तो करंट चल रहा है, एक टाइम आ जाएगा जब ये करंट 0 हो जाएगा और ये फुली चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा तो उस टाइम पे करंट 0 हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उस टाइम पे, जब करंट कुछ देर बाद में, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस ई नॉट हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर, हाँ है ना।
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 100 वोल्ट। तो उस टाइम पे इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू CV। तो कैपेसिटेंस तो C और पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, E नॉट के बराबर है। इतना चार्ज आ जाएगा एक प्लेट के ऊपर। बीच में क्या होगा वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल 100 C। बीच में क्या होगा, बीच में ऐसा होगा कि क्लियर दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? अब ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया। अब देखो किसी टाइम पे ऐसा तो नहीं इस पे पूरा क्यू चार्ज एकदम से आया होगा, धीरे धीरे आया होगा। तो इस पे पहले क्यू चार्ज था और उस टाइम पे इस पे करंट आई भी चल रहा था। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, Q/C। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, +IR। और ये किसके बराबर था, E नॉट। क्योंकि किरचॉफ ने कहा कि एक लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, सबका अलजेब्रिक सम 0। तो कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, कुछ इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ और कुछ इसके अक्रॉस। क्या बात समझ में? ये ध्यान से समझना, जैसे तुम स्विच क्लोज करोगे, जैसे स्विच क्लोज करोगे इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, क्लोज करते ही जैसे स्विच क्लोज करोगे, अरे 0 होगा क्लोज करते ही। तो Q 0 होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 0 होगा। तो आई करंट, शुरुआत में आई करंट किसके बराबर होगा, इनिशियली आई किसके बराबर होगा, ये तो 0 होगा। तो आई किसके बराबर आएगा, E नॉट बाय R। हाँ या ना, क्लोज करती। तो क्लोज करते ही ऐसे लगेगा कि कैपेसिटर है ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया ये। हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं? अब जब इसमें से करंट जाने लगेगा तो धीरे धीरे करंट जाएगा तो ये प्लस प्लस चार्ज डेवलप होने लग जाएगा, तो क्यू बढ़ने लग जाएगा। अब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, तो आर तो कम होगा नहीं, इसका मतलब क्या कम हो रहा होगा, आई कम हो रहा होगा टाइम के साथ। तो तुम एक चीज देखोगे, मैं आई वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊं तो शुरुआत में आई करंट किसके बराबर होगा, E नॉट बाय आर। और धीरे धीरे करंट क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्या बात समझ में आई है नहीं? अब धीरे धीरे क्या होगा, आई करंट कम होगा तो ये पोटेंशियल क्या होगा, तो जब ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा तो आई 0 हो जाएगा। तो Q किसके बराबर आ जाएगा, Q/C इक्वल टू E नॉट। उस टाइम पे Q किसके बराबर हो गया, E नॉट इंटू C। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब पता चल गया चार्जिंग कैसे होती है। चार्जिंग एकदम से नहीं होती, इसको टाइम लगता है चार्ज होने में। बात समझ में आई या नहीं? अभी पता चल जाएगा क्या होगा। ये रहा स्विच, प्लेट एरिया दे रखा है, चाहूं तो मैं प्लेट एरिया बढ़ा सकता हूँ, चाहूं तो सेपरेशन बढ़ा सकता हूँ। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? अब देखो ये बैटरी है, ये लो बैटरी से चार्ज करती है इसको। उल्टा कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, देखो है ना। जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, मैं चेक करवा सकता हूँ तुम्हें। ये 1.5 वोल्ट है ना। समझ में आ गई मेरी बात? ये वाला देखते हैं इसमें क्या है।
ये देखो इसको चार्ज कर दिया, अब देखना मैं इसको हटा रहा हूँ, चार्ज कर दिया, बल्ब पे लगाऊंगा, बल्ब देखना एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा, देखना एकदम से जलेगा, रोशनी कम हो गई, ये डिस्चार्ज हो गया लगभग। फिर से इसको इधर लगाया, ये फिर से चार्ज हुआ, हाँ है ना, आपके कैमरे में ऐसे ही तो होता है, देखना एकदम से खूब तेज रोशनी होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है, हाँ है ना, ये फंडा होता है। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है, समझ में आ गया तो लोगों को क्या है, घर जाने की जल्दी है, घर में बैठे फिर भी घर जाने की जल्दी है। कहाँ 87, 88, 89, 90 तक पहुंच गए थे, 78 हो गए हैं। ये बताओ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुम्हें? एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? बेटा आज एनर्जी वाला पोर्शन पढ़ लेना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो फिर से काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ये जस्ट एक आइडिया दिया कि जब करंट जीरो हो जाएगा काफी टाइम बाद में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ईएमएफ लगा रखा है। क्या ये बात समझ में आई? एससीवी से किसी से भी पढ़ लो, बिल्कुल राघव सही बात है एकदम, मैं समझाऊंगा आगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में पढ़ाऊंगा। ये बताओ आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया अच्छे तरीके से?